हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। मैं पंकज सिंह आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल सॉइल साइंस के विषय में, चूँकि इसमें जो पढ़ने हैं बेसिकली आपके सिलेबस में जो है वो मीनिंग है, डिफिनीशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, रॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं उसके प्रारंभिक चरण से, यानी कि उसके फंडामेंटल से। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस क्या होती है, या इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल क्या है। आपसे बता दें कि इंट्रोडक्शन सॉइल के विषय में अगर हम जानें या देखें, या हम इसके विषय में सोचने की कोशिश करें कि ये क्या होती है, कैसे बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें अपने दिमाग में इस जहन को रखना चाहिए कि सॉइल जहाँ पर भी है वो किस दशा में बनी, कैसे बनी। इस चीज़ को देखने के लिए हमें थोड़ा सा अपने, हो सकता है कि आपको किताबों में न मिले, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग जाना पड़ेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा, ज्योग्राफी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी भी इसी का ब्रांच है। इसलिए हम उसको नकार नहीं सकते, उसको भी थोड़ा हम लेके चलते हैं। आपको बता दें कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जब ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का, तो उस वक्त आपको बता दें कि 13.7 वर्ष पूर्व, 13.7 वर्ष, अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। किसका? ब्रह्मांड का। किसका हुआ था? ब्रह्मांड का हुआ था, यानी कि यूनिवर्स का हुआ था। अब इनका जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, मैं आपसे बता दूं कि एक पिंड, और पिंड आप किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल दें तो आप लोग यूज किए होंगे बालू के रेत का, आप बना लेते हैं, बचपन में हम लोग बनाते थे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कोई आप मिष्ठान खाते हैं, उस मिष्ठान को आप देख लीजिए गोला आप बना लेते हैं। उसी प्रकार से ही आप इसको मानिएगा। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो गए, सिमट गए थे, जो सिमटे हुए थे वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना, ऐसी भौगोलिक घटनाएं हुई जैसे कि वहाँ पे जो विस्फोट हुआ, जिसको हम कहते हैं महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। महाविस्फोट जब हुआ तो वो इस प्रकार से बिखरा, जैसे मैं आपसे बताऊं कैसे बिखरेगा। आप रेत का लिया हुआ एक पिंड किसी फर्श पे फेंक दीजिए, जिस तरह से छोटे छोटे बालू के कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड का वो सिमटा हुआ पदार्थ जब विस्फोट हुआ, या कोई चीज़ जब विस्फोट कराते हैं आप देखते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट पूरी वातावरण में फैल जाती है। उसी प्रकार से यह भी पूरे आपके अंतरिक्ष में फैल जाती है। फैलने की दशाएं ये है, मैं 100% अंतरिक्ष की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको उतना अभी नॉलेज नहीं है, हम लोग वहाँ तक गए नहीं हैं। 100% में अगर मैं आपसे बताऊँ तो 4% की ही जानकारी हमको है। अभी हम 4% के विषय में जानते हैं, बाकी 96% ब्लैक होल की तरह एकदम बिल्कुल ब्लैक, वहाँ तक शायद हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये है कि ब्रह्मांड आज भी अपने अनवरत रूप से विस्तार कर रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं और कुछ चीज़ें जो है टूट के ख़त्म हो जा रही हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि आप भली भांति जानते हैं, बहुत प्रकार के आपके जो तारे हैं वो बनते हैं 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में, वो अपने आप टूट करके विक्षिप्त हो जाते हैं। और मैं एक बात और आपसे बता दूं कि इस पूरी ब्रह्मांड की मैं बात बताता हूं कि पूरा ब्रह्मांड आपका एक उम्र का है, सबकी एक निर्धारित समय है। उस उम्र, उस समय पर वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर भी आगे हम चलते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। वो महाविस्फोट की वजह से हुआ था। किससे हुआ था? महाविस्फोट से। अब महाविस्फोट से जब इसका निर्माण हुआ तो महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड में तमाम प्रकार के सूर्य का, आपके तारे कह सकते हैं, सूर्य का, ग्रह का, उपग्रह का, पिंड का, इत्यादि, मैं ये कह सकता हूं इत्यादि चीजों का
निर्माण हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि हम चूंकि हमें बहुत दूर तक भी नहीं जाना, हमको तुरंत वापस अपने उस स्टैंडर्ड पे आना है जहाँ पे हमारा सॉइल शुरू होता है, सॉइल साइंस की चीज़ें शुरू होती हैं। अब यहाँ पे जो कॉमनली, चूँकि ये सबका काम है, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं ग्रहों के पास, और ये ग्रह किसके नज़दीक था? आपके सूर्य के। और ये करती क्या थी? सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अब इस ग्रह में आपका क्या है? पृथ्वी है, और भी ग्रह हैं 8, लेकिन ये जो है चूँकि हम इस पे ही आते हैं, इसको हम लिविंग बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जीवित पिंड भी कहते हैं, जीवित ग्रह भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर इस पृथ्वी पर जब हम पहुँचते हैं तो अब पृथ्वी पे क्या दशाएं हुई, क्या घटनाएं हुई जिससे कि हमारे इतने बड़े जगत का निर्माण हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में आयोपैरियन ने एक बात कही थी कि 7 चरणों में किस तरह से कोलाइडल कंडीशन का बनना, बारिश का होना और सारी चीज़ों का निर्माण होकर के यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई थी। साउथ अफ्रीका में एक वायरस के रूप में, जो कि डॉक्टर एस.टे. मिलर ने उसे बाद में प्रयोगशाला में उसको सिद्ध भी किया। फिलहाल वहाँ पे ओरिजिन की बात है, लाइफ की, यहाँ पे हम पृथ्वी की बात करते हैं। तो जब ये पृथ्वी, ये जो पृथ्वी थी, जब ये अलग हुई, ब्रह्मांड में एक इसका स्थान बना, एक कण का स्थान बना, तो यहाँ पे जो सूर्य था, इस सूर्य की परिक्रमा ये करती थी। अब इस सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, तो उस दरमियान होता क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि किसी भी, आप अगर केमिकली रूप से देखी जाए तो किसी की भी शरीर, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी शरीर 2 हाथ, पैर, नाक, कान, इन सब चीज़ों से बनी है, हार्ट है, लंग्स, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं, बाल है, ये सारी चीज़ें कहते हैं। अगर हम जूलॉजिकल कंडीशन में देखते हैं, अगर हम इसे देखते हैं कि कंपाउंड यौगिकों के रूप में अगर देखते हैं तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन इस रूप में बनी हुई है। लेकिन अगर हम एलिमेंटों के आधार पर देखते हैं तो हमें ये कहना पड़ता है कि हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, गंधक, ये सारे एलिमेंट्स जो कि आपके पोषण के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो, चाहे वो एबायोटिक होगा या बायोटिक होगा, एबायोटिक और बायोटिक दोनों में ही यह एलिमेंट या यह रसायन इंपॉर्टेंट हैं। बगैर इन रसायनों के मिलने से वो शरीर, चाहे वो एबायोटिक की होगी या बायोटिक की होगी, वो नहीं बन सकती। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पृथ्वी को अगर हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी थी, इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कह सकते हैं कि चट्टान है और सारी चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की मृदाएं हैं, आपके जो सैल, जो रॉक्स हैं 3 प्रकार के, उनके साथ सहयोग करके वो जुड़े हुए हैं जिससे उनका निर्माण हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण एलिमेंटों से हुआ, तमाम प्रकार के एलिमेंट उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हीं एलिमेंटों को इसी पृथ्वी की धरातल से ही हम इसको ढूंढते भी हैं, निकालते भी हैं, देखते भी। यहाँ पर आप इस पृथ्वी पर हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका निर्माण, आगे चल के सॉइल साइंस में आप पढ़ेंगे भी कि एक एक पार्टिकल्स कैसे बने हुए, एक एक पार्टिकल्स का निर्माण कैसे हुआ है। सॉइल का एक पार्टिकल्स कितने कितने जो है एलिमेंटों के मिलने, जैसे सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का, सिलिकॉन एल्यूमिना के साथ, हाइड्रोजन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, इनके साथ संयोग करके एक पार्टिकल्स बना है। और उन्हीं पार्टिकल्सों का एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एकत्रित होना, एग्रीगेट होना या गुच्छेनुमा होना। जब वो गुच्छेनुमा हो जाते हैं उस दशा में, तो उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया, एक प्लेट का निर्माण किया, और जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं से इसी प्रकार से मिट्टी है, ये अन्य लोगों के लिए मिट्टी होगी, लेकिन सॉइल साइंस में अगर केमिस्ट्री पोर्शन से देखी जाए तो ये मिट्टी नहीं है। यह एलिमेंटों का एक समूह है, एक पिंड है जिसमें सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सारे एलिमेंट एक साथ हैं। मैं आपसे बताऊं कि इसका निर्माण यहाँ पे अगर चाहे जीवन आया, चाहे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की वैल्यू हो, चाहे नाइट्रोजन की वैल्यू हो, या अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के ओजोन का निर्माण हो, कार्बन का हो, जीवों के शरीर का निर्माण हो, वो इन्हीं के माध्यम से हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि ये इनके अंदर मौजूद था। आज भी आप देखेंगे कि हम जितने भी रत्न हैं, वो सारे रत्नों को प्राप्त करने के लिए हमें इन्हीं के ऊपर डिपेंड होना होता है, या हम इन्हीं से प्राप्त करते हैं।
अब ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से हम अगर इन चीज़ों को देखें कि ये कैसे बने या कैसे इनका कैसे पृथ्वी को ठंडक मिली या ठंडक हुए, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये सूर्य था, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब चूंकि यहाँ पे कोई रुकावटें नहीं थी, सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती थी, जिसके कारण तापमान काफी तीव्र था। और हम लोग बचपन के प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि हम लोग जो है आग, पृथ्वी एक आग का गोला था, उसे हम धधकते हुए अग्नि से उपमा नहीं दे सकते। वो धधकता नहीं था, उसमें ज्वालाएं नहीं निकलती थी। वो निकलती क्या थी, जैसे मैं आपसे बता दूं कि अगर आपके घरों में यूज होता होगा या आप कहीं ऐसे स्थान पर जाते होंगे जहाँ पे लोहे को गर्म करके किसी औजार का निर्माण किया जाता है, तो आप देखते होंगे कि उसको बिल्कुल हीट कर दिया जाता है, वो लाल नुमा हो जाती है। तो वो टेम्परेचर थी यहाँ पे, न कि वहाँ पे लपटें निकलती थी या लौ निकलती थी, ऐसी स्थिति नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, और सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं। छोटा सा लेंगे कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और भी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इतने से भी अपना काम चला सकते हैं। इतने से हम समझ सकते हैं कि हम पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो सकी। चूंकि ये गर्म थी, हीट थी, यहाँ पे कोई संभावना नहीं होती है। और मैं आपसे बता दूं कि जब भी किसी मृदा का निर्माण होता है, जब किसी सॉइल का निर्माण होता है या किसी चट्टान का निर्माण होता है, उसमें सर्वाधिक अगर योगदान किसी का होता है तो इग्नियस रॉक्स का होता है, यानी कि आग्नेय चट्टान का होता है। आग्नेय चट्टान के विषय में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि ये कैसे होती है। ज्वालामुखी के फूटने के दरमियान जो लावा और लैग्मा निकलते हैं, उनके शीतल होने के बाद वो चट्टानों का निर्माण करते हैं। मैं इग्नियस शब्द की बात बताता हूं, इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राख। राख, वही राख जो आपके घरों में निकलता है। अगर उसी राख को एक जगह रख दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, कई वर्ष के बाद आप देखेंगे कि उसका रूप प्रतिरूप बदलता चला जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको वो रूप बदलने के लिए कि किस प्रकार से वो बदलते हैं। तो आपको बता दूं कि आप अपने यहाँ अलाव में या आपके यहाँ जो राखी हो उस पर पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद 2-3 रोज के बाद अगर आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे वो पपड़ी बना लेती है। वही पपड़ी, वही दबाव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके कारण से वो एक चट्टान का ये 1 दिन 4-10 दिन में नहीं होती है, ये कई वर्ष लग जाते हैं उनका निर्माण होने। वैसे ही यहाँ पे भी था कि पूरी जल रही थी पृथ्वी, और ये पूरी पृथ्वी इतनी हीट थी कि वो इग्नियस की तरह हो गई, इग्निस की तरह हो गई, राख की तरह हो गई। अब यहाँ पे क्या था, कार्बन भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो अपने घर पे भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको वो चीजें समझ में भी आएंगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है। आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती भी है। आप अपने घरों में एक पात्र लीजिएगा, चाहे वो लोटे का होगा, चाहे कोई कटोरा होगा, या कोई भी ऐसी चीज लीजिएगा, उसमें एक भारी कंकड़ डालिएगा और एक हल्की कंकड़ डालिएगा, तो आप उसको मूवमेंट कराइएगा तो आप देखेंगे जो हल्का होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, जो भारी होगा वो सेंट्रल की तरफ आएगा। यही चीजें इनके साथ भी हुई। जो ये आपके एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, चूंकि घूमने की दशा में बाहर की तरफ निकलना शुरू हुए और यहां पे आ गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारी चीजें। जब ये बाहर आए तो आप सबसे रासायनिक क्रियाओं में सबसे सिंपली आप देखते हैं, अगर किसी का जुड़ना होता है तो जुड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेते हैं, H2O। जैसे ही 2:1 के रेशियो में आते हैं ये जल बना लेते हैं। ये जल बनता है और जैसे ही बनता है, चूंकि तापमान अधिक थी, ये वाष्पित हो जाती है। ये निरंतर चलती है, करोड़ों वर्षों तक ऐसी क्रियाएं कंटिन्यू चली हैं। और यही नहीं, ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से O2 से O3 में कन्वर्ट होने के लिए आप भली भांति जानते होंगे, जब O3 का निर्माण होता है तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्सों को आपस में संयोग कराने के लिए, जोड़ने के लिए सबसे सहायक कोई होता है तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पैराबैंगनी किरणें होती है।
मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे O2 प्लस O, यहाँ पे आप देख लीजिए अल्ट्रावायलेट किरणें, आप कहीं भी आप देख लेंगे उसको तो आप और बेहतर तरीके से इसको समझ लेंगे कि O2 और O मिलकर अल्ट्रावायलेट किरणें में O3 का निर्माण कर लेती है। O3 का जैसे ही निर्माण होती है, ओजोन का जैसे ही निर्माण होता है, गैसों की एक प्रवृत्ति होती है और वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि आप अपने घरों पे जाइएगा, चिमनी से निकले हुए धुएं को एक बार ध्यान से देखिएगा या फिर कोई इस प्रकार से धुआं निकलते हुए स्थान को देखिएगा जो तेजी से निकलेगा और जाकर के एक ऊंचाई पे स्थिर होगा और स्थिर होने के बाद फिर वो वहाँ पे मान लीजिए आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन वो एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ती हुई जाएगी या फिर फैल जाएगी। यही चीज़ें यहाँ पर भी हुई, यहाँ पे हुई कि समताप मंडल पे जाकर के ये ओजोन यानी O3 जाके रुक जाती है और रुकने की वजह से एक यहाँ पे मोटी चादर की तरह, एक यहाँ पर मोटी चादर की आवरण की तरह ये घेर लेती है। कौन? O3। बारिश हो रही है, अब अल्ट्रावायलेट किरणें जो तेजी से आ रही थी उन्हें O3 ने रोक लिया। अब क्या हुआ? अब तापमान घटने की स्थिति बनने लगी। जब तापमान घटने लगा तो तापमान घटने की दशा में यहाँ पे क्या हुआ? पानी का ठहराव होने लगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल और बताऊंगा। गर्म तवे पर एक ही स्थान पे आप ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी गिराएंगे, शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि वो तेजी से आपके शायद वो ड्रॉप गिरने वाला ही होता है कि वाष्पित हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडक होती है उस तवे पर पानी रुकना प्रारंभ हो जाता है और स्थिति ये बनती है कि उस तवे को पूरा कवर कर लेती है। सेम यही चीज आपके पृथ्वी के साथ हुआ कि यहाँ पे जब बारिश की प्रक्रिया, यहाँ पर जब ठंडी हुई इतनी बारिश हुई कि आप जानते हैं भली भांति कि 70.8% आपका क्या है? जल है और 29.2% आपका क्या है? स्थल है। और वो भी स्थल कौन सी थी? वो स्थल थी चट्टानों की। क्या थी वो? चट्टानें हैं। ये अभी सॉइल का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पे, अभी ये चट्टानें हैं। यहाँ पे सारी चीजें हो गई और इसके बाद क्या हुआ? अब चूंकि पानी रुका हुआ था, जैविक घटनाएं हुई। नाइट्रोजन, चूंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिर्फ बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आप बिजलियों के तड़कने के समय भी नाइट्रोजन टूट करके धरातल पे आती है। उस वक्त हमें बैक्टीरिया की आवश्यकताएं नहीं थी, वो उतनी ही मात्रा में जो बिजलियां चमकने से जो नाइट्रोजन नीचे आया, वहाँ नाइट्रोजन के मिलने के बाद आपका एमीन ग्रुप बनता है और बनने के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मिल करके अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं और अमीनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वहाँ पे एक वायरस नुमा एक जीव का निर्माण होता है। जब उस जीव का निर्माण होता है तो वहीं से प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं, काई का निर्माण होना और सारी चीजें, इसके बाद बड़े पौधों का निर्माण होना। धीरे 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 जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। एक स्टैंडर्ड लंबाई, एक स्टैंडर्ड की तरह आप देख रहे हैं कि आपके आसपास, सारे समाज के आसपास आप देख रहे हैं कि उनका विस्तार हुआ है। अब क्या हुआ कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे आ गए और जीव जंतु आ गए। अब जंतुओं का कैसे निर्माण हुआ, किस प्रकार से? अध्यात्म तो कहता है कि मनुश्रद्धा आए और उन्होंने जनसंख्या का विस्फोट कराया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैं आपको बता दूं कि हर जीव में, चूंकि जूलॉजी में सारी चीजें रखी गई हैं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे या जूलॉजी के जो छात्र उनको जानते होंगे, आप देखेंगे कि दो लोगों के बीच का एक मध्यस्थ जीव भी रहा है। मैं उसमें बता दूं कि जैसे मछली होते हुए भी वो स्तनधारी थी, जैसे चमगादड़ होते हुए, पक्षी वर्ग में होते हुए भी वो क्या थी? स्तनधारी थी। इसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर ऐसे अवशेष पाए जाते हैं जो ये बताता है कि आपका एक पूर्व में कोई किसी न किसी जानवर से संबंधित थे। लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि पहले ये आया कि पहले ये आया। उनकी तर्क सही है, परंतु ये सच है कि जो उत्परिवर्तन, चूंकि आप लोग जानते होंगे जब क्रोमोसोम्स का डिसबैलेंस होता है तो नए जीव का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं या 45 गुणसूत्र हो जाते हैं तो एक रोग होता है मंगोलियन बेवकूफ़ी, जिसमें जो बॉडी होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, बंदरनुमा मुंह हो जाता है, सीना बाहर निकल आती है। ऐसे लोगों को आप विक्षिप्त रूप में देखते हैं।
आपने अपने आसपास के लोगों के पास सुना होगा कि एक बच्चे ने जन्म लिया था, उसके पास सूंड थी, हाथें थी, तो इस प्रकार की भी चीजें आती हैं। तो इसलिए नहीं आ रही हैं, वो आ रही हैं ऐसे परिवर्तनों के लिए, जो परिवर्तन होते होते इस पूरे जगत में जीवों का भंडार किया हुआ है। तो हम आते हैं फिलहाल यहाँ पे कि अब जीव आ गए, अब जीव आ गए तो इनके भरण पोषण के लिए और सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि तो हमारी बातें हो गई थोड़ी सी पृथ्वी तक का निर्माण का। अब हम यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। ये है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल यानी कि हम कह सकते हैं मृदा का परिचय। मृदा का परिचय, मृदा का परिचय क्या है? अब चूंकि पृथ्वी का निर्माण हो गया था तो निश्चित रूप से अब जो इग्नियस रॉक्स था, वो चूंकि जो चट्टानें थी, जो चट्टान जो हीट थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हुई, या यूँ कह सकते हैं ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद पेड़ पौधे भी निकले, तो उनके जीवन यापन के लिए क्या आवश्यकताएं थी, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्राप्त करना, या ये चूंकि विशाल पौधे थे दूर तक जा सकते थे, छोटे पौधों का कैसे निर्माण किया जाए, या वहाँ पे सॉइल कैसे उत्पन्न हुआ, इस चीज़ को हम देखते हैं। और मैं आपको ये चीज़ें जो बताई है उसी से संबंधित रहेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो अभी तक बताया गया उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि हम सॉइल की बात करते हैं। सॉइल क्या है? आप जानते हैं कि सॉइल को लैटिन भाषा सोलम से लिया गया है। सोलम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इसका अगर देखा जाए मीनिंग क्या होती है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है फ्लोर, या इसे हम कह सकते हैं क्या, फर्श। आपको पता होगा अब सॉइल क्या है। अब देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी थी, और ये पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से हुआ है। इसको हम चट्टान भी कह सकते हैं, सभी चट्टान थे, बड़े पार्टिकल्स थे जिनसे कि मृदा का या न्यूट्रिएंट्स का कोई लेना देना नहीं था, वो किस्म के ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था। अब ये फर्श का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होगा, और जो सॉइल फॉर्मेशन होगा किस प्रकार से होगा इसको सुनिए। लैटिन भाषा सोलम से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। फर्श मीन्स फर्श, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेतों में ही फर्श होते हैं, हम जहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं ये भी फर्श है। जहाँ आप खड़े होंगे वो भी फर्श होगा। आप हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि हम जमीन पे नहीं, हम तो एक फ्लोर पे हैं, दूसरे फ्लोर पे हैं, तीसरे फ्लोर पे हैं, जिस पे भी होंगे, फर्श पे हैं तो मृदा है। और वो मृदा क्या है हम उसको बताएंगे कि किस प्रकार से हमने कहा कि फ्लोर को ही हम जो है सॉइल मान लेते हैं, फर्श को ही सॉइल मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जिस प्रकार से आप जहाँ पे खड़े होते हैं अपने कमरे में, जहाँ पे फर्श है, टाइल्स लगी हुई है, वो भी एक चट्टान है। चट्टान की तरह वो इकट्ठी एग्रीगेट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या हैं? वो भी एलिमेंट होते हैं। वो सभी जो, चूंकि उन लोगों में प्रेशर है, दबाव है, वो एक दूसरे से चिपके हुए, और चिपके हुए एग्रीगेट होने के कारण, समुच्चय बनाने के कारण उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। उस पर हम ये सोचते हैं कि ये इस पे हम कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, या इस पे हम फसल को नहीं उगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज, जैसे आपका ये फर्श है, वैसे ही पृथ्वी का जो ऊपरी सतह था ये भी फर्श ही था। यह भी उसी प्रकार एग्रीगेट पार्टिकल्स थे, जैसे कि आपके यहाँ जो मार्बल आप लगा रहे हैं, जो आप प्लास्टर करा रहे हैं, जो आप गिट्टी लगा रहे हैं, जिस प्रकार से वो था, इसी प्रकार से ये आपकी पृथ्वी को भी हम कह सकते हैं। क्योंकि आप किसी चट्टान पर जाने का अगर आपको सौभाग्य मिला होगा तो आप वहाँ गए होंगे, तो वहाँ भी इतने ही कड़ेपन का अनुभव करते हैं। वही कड़ापन यहाँ पर भी था, वो अलग नहीं था, क्योंकि चट्टान थे तो उतना कड़ापन था। और इस पे अगर हम जाएं किसी पत्थर पर
फेंक करके आ जाइए, जर्मिनेट तो हो जाएगा लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ के लिए एक पौधे को सहारा चाहिए रुकने के लिए, एक पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए भरण पोषण करने के लिए, एक न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन चाहिए, एक पौधे को ऑक्सीजन चाहिए रूट के जो कि उससे श्वसन ले सके, जी सके। एक पौधे को चाहिए स्पेस जहाँ पे उसके रूट जा सके, जहाँ पे उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बन सके, लिक्विड फॉर्म में आए और जा सके। तो ये चीज़ें इस चट्टान पे संभव नहीं थी। इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता थी जिसको हम सॉइल कहेंगे। इनकी कितनी थी, ये कैसे बने, मैं इसको आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी जाते हैं, आप देखते होंगे कुछ ऐसे प्लॉट होंगे आपके, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे सिर्फ पत्थरों का एक भरमार रहा होगा। यदि आप चले जाइए जो पथरीली शहर हैं, जो पथरीली प्रदेश हैं, देश हैं, वहाँ पे आप चले जाइए तो वहाँ आप देखेंगे कि उन्हें खोद करके, तोड़ करके धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है तो तोड़ने के बाद जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं पार्टिकल्सों में तब हम कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की चीज़ों को एक जगह समाहित करके हम मृदा का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, अपने घरों पर भी कर सकते हैं। आप बालू का इस्तेमाल करते होंगे, बालू ले लीजिए, दो अलग अलग पार्टों में बालू ले लीजिए, एक को वैसे ही छोड़ दीजिए बिल्कुल, इस पे आप कुछ मत करिएगा, और दूसरे में आप गोबर की खाद डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ समय बाद इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसमें फिर से मिला करके फिर मिला लीजिएगा। ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक आप करते रहिए तो आप देखेंगे कि इसका कलर परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो इसी प्रकार से उसी पार्टिकल्स रूप में पड़े रहेंगे। इसमें यदि कोई चीज़ आप बुआई करते हैं तो जर्मिनेट तो कर जाएगा, क्योंकि जर्मिनेट के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सॉइल मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जर्मिनेशन तो हम अपने हाथों पे भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की जब आवश्यकता पड़ती है तो उस न्यूट्रिएंट्स के समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ये आएंगे और आएंगे तब निर्माण करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे धीरे धीरे अब इसे हम तोड़ना शुरू करते हैं, क्रैक करना शुरू करते हैं। जब इसे हम क्रैक करते हैं तो टूटते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कणों में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं, और जो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं तो वहीं पर निर्माण होता है। अब आती है बात कि ये कैसे रहते हैं, तो मैं आपसे बता दूं 6 इंच या आपका 15 सेंटीमीटर, ये आपका 6 इंच या 15 सेंटीमीटर एक मोटी आवरण के रूप में, चादर के रूप में आपके पृथ्वी को जो घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। ये सॉइल है, ये आपका, ये पूरी पृथ्वी आपकी सॉइल नहीं है, सॉइल है आपके पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। आप ये कहें कि हम गड्ढा खोदें और उसी में कूद जाए, कहें ये सॉइल है, सॉइल नहीं है, सॉइल वहां बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे तोड़ा और तोड़ने के बाद चूंकि ये इनऑर्गेनिक कंडीशन पे हैं, इनमें जब तक ऑर्गेनिक नहीं मिला देंगे, कार्बनिक पदार्थ नहीं मिला देंगे, निर्माण नहीं होगा, निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, इसमें चूंकि टूटा हुआ है तो जगह है, तो हवा के आने जाने लायक स्पेस भी है, तो यहाँ पे निर्माण हम करते हैं किसका, मृदा का। अब इन मृदाओं में जो 6 इंच और 15 सेंटीमीटर हैं, इन्हीं से हम खेती, इसी पे हम अपनी फसलों को उगाते हैं। जितने हो सकते हैं उथली जड़ वाली भी हो, गहरी जड़ वाली भी हो, तो उस प्रकार से चूंकि इनकी ग्रोथ होनी इसी पे है। इसके साथ साथ क्या होता है कि सॉयल की अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि ये किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो आप जान लीजिए कि टूटी फूटी चूर्णित जो चट्टानें होती हैं, उनके एक जगह जुड़ने पर या हवाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बनने पर इन मृदाओं का निर्माण हो जाता है। ये होते हैं सॉयल। अब इसके साथ साथ हम सॉयल को और किस रूप में देखते हैं, हम डिफिनीशन में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, डिफिनीशन नेक्स्ट टर्न पर आप लोगों को बताया जाएगा।
धन्यवाद।